पाठ माटी वाली विद्यासागर नौटियाल द्वारा लिखी गई। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं, किराएदार, उनके बच्चे तलक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हा का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहना चाहिए। चूल्हे चौके को लिपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खाना है ही नहीं। भागीरथी और भीलागंगा दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी की चुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपर ही ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ कहाँ है? जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। माँ ने कहा है। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने के लिए कह दिया। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। सिर पर बोझ के नीचे रखने के बाद अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी से एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर एक हरा खुल जाने के बाद वह एक पुराने चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांधी। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी जैसे कि वह कुछ खा रही हो। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने कहा, गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गिलास चाय फूंक फूंक कर उसे उठाकर पीने लगी।
अपने होठों में गिलास के किनारे को छुआने से पहले वह उसे सू सू करके फूंक कर ठंडा करने का प्रयास करने लगी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। चाय तो बहुत अच्छा है, साग हो जाती है ठकुराइन जी। भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी या भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार तो कई बार हमारे घर में चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव में बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कि ऐसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज रखने के बजाय मन महसूस कर दो दो पैसे जमा करके उन्होंने खरीदी होगी इन चीजों को, जिनकी हमारे लोगों की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सब घरों से। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहां तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीना मिट्टी के। अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है मालकिन। मैं तो यही सोचकर पागल रहती हूँ, कहाँ जाएंगे? यह जगह छोड़ना हो तो हम कहाँ जाएंगे? माटी वाली इस बात को लेकर बहुत चिंतित थी। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद वाले मालिक हैं, वे तो कहीं भी अपना ठिकाना बना लेंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया और दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर पर बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही असक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खुल उठेगा बूढ़े का, खुश हो जाएगा वह। साथ में ऐसा भी बोल देगी कि साग तो कुछ नहीं है अभी, और अब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर का इतने पास भी नहीं है। कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है और वह अपने घर से पूरे दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने के लिए, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में ही बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिससे वह गुजारा करती गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने का एवज में उसे भले आदमी के घर पर भी वह माटी वाली जो है वो कभी कभी माटी दे आया करती थी। हाँ, उसके घर के कामों को उसे बेगार ही करना होता था। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुए आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी।
बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। अब उसे ज्यादा नहीं पचता। बाकी बची हुई 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली की पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से लाती हूँ माटी। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गई है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए।